नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हर साल 5 दिसंबर को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। इस बार इसकी थीम है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। मिट्टी की महत्ता के बारे में किसानों और आम लोगों को जागरूक करना इस दिनों को मनाने का है मुख्य उद्देश्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंध पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा कि देश में अभी तक 22 करोड़ से अधिक किसानों को वितरित किए जा चुके हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर नीति आयोग ने किया है आयोजन। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा के हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। किसानों को जल्द ही खाद की बोरी ढोने से छुटकारा दिलाने का किया वादा। कहा कि अगले 2 या 3 वर्षों में एक बोतल में मिलेगा यूरिया। त्रिपुरा में सीएसआर के सहयोग से चल रहे बायो विलेज 2.0 के 11 प्रोजेक्टों में से 5 का काम हुआ पूरा। 6 पर काम जारी। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने का किया जा रहा है प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। हर साल 5 दिसंबर को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से मिट्टी के कटाव को कम करने की दिशा में काम करने, लोगों को उपजाऊ मिट्टी के बारे में जागरूक करने तथा संसाधन के रूप में मिट्टी के स्थायी प्रबंध की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। जिस तरह पानी के बिना जीवन की कल्पना मुमकिन नहीं है, ठीक उसी तरह से मिट्टी का भी महत्व है। भारत की तो आधी आबादी ही कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेतों में किसानों द्वारा बहुत ज्यादा केमिकल वाले खाद और कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल से मिट्टी की क्वालिटी में कमी आ रही है, जो खाद्य सुरक्षा, पेड़ पौधों के विकास, कीड़ों और जीवों के जीवन और आवास व मानव जाति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में मिट्टी का संस्करण बहुत जरूरी हो गया है। करीब 45 साल पहले भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की गई थी। FAO सम्मेलन में सर्वसम्मति से 20 दिसंबर 2013 में 68वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई। मिट्टी हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भोजन, कपड़ा, आश्रय और दवा समेत जीवन के 4 प्रमुख साधनों का स्रोत है। इसीलिए इसके संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। पेड़ों की बेइंतहा कटाई से इनकी संख्या तो कम हो ही रही है और साथ ही पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। पेड़ कम होने से बाढ़, तेज बारिश या तूफानी हवाओं से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा ले जाती हैं। तो इनकी तरफ ध्यान दें। विश्व मृदा दिवस 2022 का विषय मृदा जहां भोजन शुरू होता है, इस तथ्य पर जोर देने के साथ ही मिट्टी में खनिज, जीव और जैविक घटक होते हैं जो मनुष्य और जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं। अगर उनकी गुणवत्ता और बचाव पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये संपूर्ण संसार के लिए खतरा पैदा कर सकता है। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंध पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों एवं बहनों से अपील करता हूं कि वे समय समय पर अपने खेती की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। उन्होंने कहा है कि अभी तक 22 करोड़ से अधिक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 500 मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और 113 मोबाइल मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, 8,811 मिनी मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और 2,395 विलेज लेवल मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। तोमर ने कहा है कि देश के अनेक राज्यों में प्राकृतिक खेती पद्धति को बढ़ाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। इसमें लागत भी कम आती है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कायम रहती है और इससे किसानों को भी वाजिब दाम मिल सकता है।
अब देश भर में इस पर काम शुरू हो गया है। फिर आंध्र प्रदेश हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं प्राकृतिक पद्धति खेती को बढ़ाने के लिए। इसमें लागत भी कम है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी हम कायम रख सकते हैं, स्वच्छ उत्पादन भी कर सकते हैं और किसान को भी वाजिब दाम इससे मिल सकता है। और निश्चित रूप से जो हमारी पर्यावरणीय जवाबदारियां हैं उन जवाबदारियों का भी निर्वहन करने में निश्चित रूप से हम लोग सफल हो सकते हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने पिछले दिनों सॉइल हेल्थ टेस्ट पर बहुत बल दिया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर लगभग 22 करोड़ किसानों को 2 चक्र में सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हरियाणा के हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को जल्द ही खाद की बोरी ढोने से छुटकारा मिल जाएगा। अगले 2 या 3 वर्षों में एक बोतल में ही यूरिया मिलना शुरू हो जाएगा और खेतों में उसका छिड़काव ड्रोन द्वारा किया जाएगा। इससे किसानों की लागत भी कम आएगी और उनको इसका मुनाफा भी मिलेगा जो बढ़ जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार 2014 के बाद से गेहूं और धान पर 60% से अधिक जबकि दलहन और तिलहन पर 70% से अधिक किसानों को लागत पर मुनाफा दे रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपदा के समय भी किसानों ने पैदावार में कमी नहीं छोड़ी और इसी कारण मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर आपदा के समय उनकी मदद की। किसान को अपने खाद और यूरिया के लिए बोरियां ढोनी पड़ती है। आप अगले 2-3 वर्षों में देखोगे बोरियां ढोने का काम खत्म हो जाएगा। जितना एक बोरी में यूरिया आता है उससे उतना ही एक बोतल में यूरिया आपको मिल जाएगा। और ये जो ड्रोन आप मेरे ऊपर फूल बरसा रहे थे वो कभी छिड़काव करने के काम आएगा खेतों में, ये आजकल में शुरू हो गया है। और इससे टेक्नोलॉजी को आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। किसान की लागत भी कम आएगी और उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। और ये जो हम आमदन दुगनी करने की बात करते हैं किसान की, ये हमने उसकी लागत प्लस 50% मुनाफा तो दे दिया। जो उसको कीमत मिलती थी 2014 में उससे लगभग 60% ज्यादा हम अब देते हैं गेहूं और धान पर। किसानों का भी आभार प्रकट करता हूं, देश के किसानों का भी, जिन्होंने पैदावार करने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। इस आपदा के समय भी देश के अनाज के भंडार भी भरे। तो देश की सरकार ने अनाज के भंडार को खोलकर 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज देकर उनकी मदद करने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और बायो विलेज 2.0 भारत में सतत विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इस विषय पर हमारी अगरतला संवाददाता रीना देवी ने त्रिपुरा सरकार के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय के अंजन सेन गुप्ता से विशेष साक्षात्कार किया है। पेश है इस साक्षात्कार की दूसरी कड़ी। हमने देखा है कि जब से हमने बहुत सारे खाद यूज़ करना शुरू किया है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे एक जगह पे आके हमारा प्रोडक्टिविटी का ठप हो गया है। तो इसका और एक रीज़न है, जो हमारा जो मधुमक्खी जो है, बीज जो है, वो बेसिकली देयर इज ए मास स्लॉटर ऑफ बी कॉलोनीज ड्यू टू दिस इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो जहाँ जहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे पॉलिनेशन का ज़रूरत है, तो इसमें हमारा जो बेनिफिशरीज है, जो इंटरेस्टेड है, उन लोगों के हमने बी कीपिंग जो यूनिट है वो भी दिलवाया। सो ये एक सोशल इशू है। बी कीपिंग केवल उनको मधु नहीं देंगे, हनी नहीं देंगे, एक ही साथ में वो पूरा एरिया का जो पॉलिनेशन है वो भी करेंगे। तो ये एक सोशल इश्यूज है। इसका बाद हमने जो उनको दिया है वो है कभी कभार जो है
बेस्ड अपॉन द विलेज पोटेंशियल, जो उसका संभावना का ऊपर हमारा जो यूनिट और कंपोनेंट है उसको चेंज होता है। जैसे कि कहीं पे हमने ये सोचा कि यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, तो वहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया गया है। कहीं पे हमने सोचा कि नहीं यहाँ पे जो फ्रूट प्लांट का सीडलिंग देना चाहिए, तो हमने वहाँ पे जो इम्प्रूव वैरायटी का फ्रूट प्लांट्स का सीडलिंग भी दिया है। ऐसे करके एग्रीकल्चर अलाइड, फिशरी कंपोनेंट, देन एनिमल कंपोनेंट, देन रिन्यूएबल कंपोनेंट और कुछ सोशल कंपोनेंट, ये सबको देके हमने कंपोनेंट को सजाया है। ओके सर, तो ये प्रोजेक्ट जो है कब से शुरू किया हुआ था और ये कितने विलेजेस में ये अभी तक सेटअप किया हुआ है एंड ऑनगोइंग है ये प्रोजेक्ट? हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2018 का जून जुलाई महीने में, जबकि हमको पहले फंडिंग जो मिला वो ONGC त्रिपुरा से हमको मिला। हमको 3-4 ऐसा बायो विलेज में ONGC का फंडिंग मिला है उनका CSR से, और अभी तक हम 11 प्रोजेक्ट्स बायो विलेज प्रोजेक्ट्स है अपना वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, देन धलाई डिस्ट्रिक्ट, गोमती डिस्ट्रिक्ट और सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और इसमें से 5 का काम पूरा हो गया है, बाकी 6 का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते समय आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है एंड करते थे, आपको क्या माने सपोर्ट चाहिए? को पता होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम जब काम करता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनको जो रीओरिएंटेशन ऑफ माइंडसेट, उनका जो मानसिकता है उनको परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन करने के लिए हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट का हमारा जो साथी लोग है, इन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, और उन्होंने जाके उनको बार बार बात किया कि एक नया टेक्नोलॉजी जब आप एडॉप्ट करने जाएंगे तो इनके लिए काफ़ी सारे एक्सटेंशन वर्क का ज़रूरत होता है। तो ये एक्सटेंशन वर्क किया। एक ही साथ में हमारा और एक चैलेंज था, जो दूसरा जो लाइन डिपार्टमेंट्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना। इसके बारे में मैं बार बार जिसका बात करूंगा वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ट्रेडा, फिर फिशरी, फिर EESL जैसा जो डिपार्टमेंट्स है, ये हमको काफ़ी हद तक हेल्प किया है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके काम किया। तो चैलेंजेस तो वही था कि अपना जो फार्मर्स है, अपना जो विलेजर्स है, उनको मोटिवेट करना। और दूसरा एक चैलेंज था जो हमने पहले वाला सब प्रोजेक्ट में देखा है कि हमने ये महसूस किया कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर सफल करना है तो घर का जो महिलाएं हैं उनका योगदान का काफ़ी ज़रूरत है। तो इसके लिए हम इसमें ऐसा कुछ कंपोनेंट रखे हैं जिसमें महिलाएं लोग भी योगदान कर सकता है, और वो भी कुछ हद तक अपना इनकम को वृद्धि कर पाते हैं। तो इसलिए हमने मशरूम ये कल्टीवेशन का जो कंपोनेंट्स है मशरूम का रखा है, हमने बायोमास कुक स्टोव रखा है, हमने डाकरी रखा है, हमने चिक्स रखा है। कुछ हद तक जो हमारा जनजाति महिला है वो लोग बहुत अच्छा जो पिगरी करता है, तो वो भी हमने रखे हैं। तो एक ही साथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सुबह में कुकिंग करना, तो इसमें कहीं हद तक दिखा गया है कि LPG गैसेस वगैरह नहीं मिलता है। तो उसमें हमने जिसका पास कैटल है उसको हमने बायोगैस यूनिट दिया है। तो महिलाएं सुबह में अगर ठीक से पका पाते हैं, उसका पकाने का अगर गारंटी है, वो मशरूम कल्टीवेशन करके कुछ हद तक पैसा इनकम कर सकते हैं। सोलर वाटर पंप अगर हम एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में हम लोग लगा दिया तो उसमें अगर बिजली का बचत हुआ तो बन गए महिला, उनका पास लीडरशिप आ गए। तो ऐसे करके एक प्रोजेक्ट में जब तक दो जेंडर का इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये बहुत चैलेंजिंग है। ये भी चैलेंज हमने फेस किया, लेकिन अंत तक देखा गया कि महिलाओं जो है, जो बहनों हैं, उन्होंने हमारा पुरुषों से काफ़ी अच्छे मतलब हद तक काम किया, और इसलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेस बना। और आगे बढ़ते हैं, जहां कोविड-19 महामारी के बाद से ही देश भर में ऐसे लाखों परिवार हैं जो अपने मूल स्थान को छोड़कर रोजगार और नौकरी के लिए अन्य शहरों में रह रहे हैं। ऐसे में इनके सामने राशन की समस्या सबसे बड़ी थी, और इसी समस्या को समझते हुए केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की। इस योजना ने ऐसे लोगों के लिए बड़ी सहूलियत प्रदान की है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले
बड़वानी के सेंधवा विकास खंड में अन्य जिलों और राज्यों से आए हजारों ऐसे लोग हैं जो काम की तलाश में अपने मूल स्थान को छोड़कर यहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने कम कीमत में मिलने वाले राशन की बड़ी समस्या रहती थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इन लोगों की इस समस्या का समाधान कर दिया। अब ये लोग कहीं भी रहें, वहीं की उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री वन नेशन वन योजना के तहत मुझे राशन का जो फायदा मिलता है वो फिलहाल सेंधवा से ही मिल रहा है। शासन की योजना बहुत ही अच्छी है। मैं पहले राजपुर विकासखंड तहसील राजपुर में रहता था और अभी मैं फिलहाल में सेंधवा रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पर फ्री वाला राशन भी मिलता है। हम राजपुर के निवासी हैं, पहले हम वहीं से राशन मिलता था, अब हम सेंधवा में रह रहे हैं तो हमें यहाँ राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बड़वानी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक 2900 से अधिक हितग्राहियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से राशन मिलना सुनिश्चित किया गया है। वन नेशनल वन कार्ड के तहत विकासखंड सेंधवा में 2113 परिवारों को व शहरी क्षेत्रों में 784 राशन कार्डों को लाभ दिया जा रहा है। और हमारे पास जो भी मजदूर या अन्य जिले से लोग आते हैं तो हम जिस दुकान पे स्टॉक रहता है उस पे उसको राशन दिलाना सुनिश्चित करते हैं। आकांक्षी जिला बड़वानी में विकास के लिए केंद्र की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के आने के बाद से जहां एक और राशन के वितरण में अनियमितता में भारी कमी आई है, तो वहीं नकली और डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान भी आसान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिला सोनभद्र में कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नीट परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। जनजातीय बहुल सोनभद्र के कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे सिर्फ आर्थिक कारणों से बड़े शहरों में जाकर कोचिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रशासन ने केंद्र सरकार की योजनाओं और औद्योगिक संस्थान द्वारा CSR मद के उपयोग से इस कोचिंग को शुरू किया है। उम्मीद की जा सकती है कि ये कोचिंग बच्चों के लिए वरदान सिद्ध होगी। जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आकांक्षी जनपदों की सूची में शामिल जनजातीय बाहुल्य जनपद सोनभद्र के गरीब बच्चों को बेहतर उच्च शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नीट परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन परिसर में एकलव्य कोचिंग के नाम से निःशुल्क शुरू की गई है। इसके तहत प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई के साथ साथ निःशुल्क किताबें और नोट्स की भी सुविधा उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कराकर बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। और मेरा परिवार बहुत ही गरीब है सर। इंजीनियर बनने की ये नहीं थी और पापा सोच भी नहीं सकते थे कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूंगी। इसके बाद पापा बोले कि गवर्नमेंट है जाके कोचिंग करो। फिर यहाँ मेरे पापा कोचिंग के लिए भेज दिए सर और यहाँ की पढ़ाई से मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मेरा कोई फीस नहीं लग रहा है और मैं पढ़ रही हूँ और मुझे इस पढ़ाई से बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरा ये पढ़ाई अगर चलते रहे तो मुझे आगे ज़रूर सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में सुना, यहाँ नीट जेईई कोचिंग के लिए DM ऑफिस या विकास समाज कल्याण विभाग में सुना मैंने। तो मैंने अप्लाई किया था सर, पोस्टर के थ्रू, QR कोड के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया, तो इसके थ्रू हो गया सिलेक्शन। और यहाँ पे जो देखा जाए तो सारा सुविधा सही है और सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, टीचर भी अच्छे हैं। सोनभद्र के जिलाधिकारी के मुताबिक जनजातीय परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे सिर्फ आर्थिक कारणों से बड़े शहरों में जाकर कोचिंग नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। ऐसे में उनके लिए एक शुरुआत की गई है जिससे कि ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें। सोनभद्र एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य एरिया है। उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब होने की वजह से नहीं मिल पाती है। और जनपद सोनभद्र में जिस तरह से CSR का स्कोप है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में
धन है खर्च करने के लिए CSR में, तो इस चीज़ को CSR से लिंक करके हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर चलाया। दूसरे महानगरों से कुछ कोचिंग से बात करके इसमें उनके लिए मटेरियल भी उपलब्ध कराया गया है। मैथमेटिक्स, साइंस, तीनों जो सब्जेक्ट रहते हैं चारों, इसके उनको कॉपीज भी उपलब्ध कराई गई है, सारा मटेरियल उनको दिया गया है। इनके लिए स्मार्ट टीवी की व्यवस्था की गई है। तो यही उद्देश्य रहा दोनों को लिंक करके कि CSR और गवर्नमेंट की जो स्कीम है दोनों को हम लोग जोड़े और जो हमारे ट्राइबल समाज के बच्चे हैं ये आगे बढ़े। आकांक्षी जिला सोनभद्र में जिले के विकास के लिए केंद्र की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा गरीब बच्चों के सपनों को पूरा करने का प्रयास सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। गुजरात विधानसभा के दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। उन्होंने अहमदाबाद के रानी विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक की तरह से वोट डाला। कतार में लगे प्रधानमंत्री को देखकर मतदाताओं में उत्साह भी नजर आया। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की सराहना की। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन ने मतदान किया। उम्रदराज होने के बावजूद लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने किया। राजस्व खुफिया निदेशालय इस साल 5-6 दिसंबर को अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तस्करी को रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में जर्मन की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक से मुलाकात की। बेयरबॉक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत के नेतृत्व में G20 की पहली बैठक रविवार से राजस्थान में शुरू हो गई है। G20 के शेरपा की 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने स्वास्थ्य सुधार, मूलभूत साक्षरता और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति की सुरक्षा, सांस्कृतिक संपत्ति और संस्कृति का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुंबई की चैत्य भूमि में लोगों का आना शुरू हो गया है। बाबा साहेब के लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चैत्य भूमि पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में हो रही है। इस मेगा बैठक में भाजपा विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी। और इसी के साथ ही किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।